नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे क्यों शरद पवार से टकराई फडणवीस की सरकार, उद्धव की पार्टी में क्यों मची है भगदड़, शिंदे ने क्यों उद्धव ठाकरे की बेइज्जती, नागपुर की सड़कों पर क्यों आए किसान। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। शरद पवार से टकराई फडणवीस की सरकार, वीएसआई फंड की ऑडिट का दिया आदेश, महाराष्ट्र में मचा सियासी बवाल। बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव को झटका, टिकट कटने के डर से दर्जनों नेताओं ने दिया इस्तीफा। अमित शाह को एनाकोंडा बताने पर उद्धव पर शिंदे का पलटवार, बोले मुंबई की तिजोरी निगल ली, पेट नहीं भरा। महाराष्ट्र की राजनीति में अब शब्दों की आई बाढ़, अब शिंदे के नेता संजय निरुपम ने संजय राउत पर साधा निशाना, बोले उद्धव की पार्टी कर दी बर्बाद। नागपुर की सड़कों पर उतरे हजारों किसान, कर्ज माफी की मांग को लेकर हाईवे जाम, बोले अगर मांगे नहीं मानी तो ट्रेनें भी रोकी जाएंगी। खबरों में सबसे पहले बात शरद पवार की। निकाय और बीएमसी चुनाव से पहले फडणवीस सरकार शरद पवार से सीधे टकरा गई है। दरअसल राज्य सरकार ने शरद पवार की अध्यक्षता वाले वीएसआई के फंड की ऑडिट का आदेश दिया है। वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट यानी वीएसआई पुणे में है। विपक्ष ने इसे बीजेपी की विरोध की राजनीति करार दिया है। कैबिनेट ने 30 सितंबर को इस फैसले को मंजूरी दी थी। शुगर कमिश्नर संजय कोल्टे ने कहा है कि कैबिनेट मीटिंग के आदेश के बाद हमने कमेटी गठित की है जो वीएसआई के रिकॉर्ड और फंड की जांच करेगी। उन्होंने साफ किया कि संस्थान के खिलाफ कोई शिकायत नहीं मिली है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने वीएसआई में जांच शुरू होने की बात से इनकार किया। उन्होंने कहा कि शुगर कमिश्नर ने सिर्फ संस्थान के कुचले गए गन्ने के प्रति टन 1 रुपए के इस्तेमाल की जानकारी मांगी है, कोई जांच शुरू नहीं हुई है। अगर वीएसआई के खिलाफ कोई गंभीर शिकायत मिलती है तो हम जांच कर सकते हैं। फिलहाल किसी की कोई शिकायत नहीं है। 1975 में बनी सहकारी कारखानों के गन्ना उत्पादकों की वीएसआई जो है वो चीनी उद्योग से जुड़े अनुसंधान और विकास करती है। ये सहकारी मिलों से कुचले गए गन्ने के प्रति टन 1 रुपया हासिल करती है, जिससे अपनी गतिविधियां आगे जारी रखती है। शरद पवार के अलावा उनके भतीजे डिप्टी सीएम अजित पवार और पूर्व मंत्री दिलीप पाटिल, जयंत पाटिल और कांग्रेस नेता बालासाहब थोराट इसके ट्रस्टी हैं। एनसीपी एसपी नेताओं ने इसे विपक्षी गढ़ों को निशाना बनाने का एक हिस्सा बताया है। पार्टी के राज्य महासचिव रोहित पवार ने कहा, मुख्यमंत्री का जांच का फैसला सामान्य प्रक्रिया नहीं है। ठाणे के बाद अब बारामती को निशाना बनाया जा रहा है। जब विपक्ष भ्रष्टाचार के सबूत देता है तो सरकार चुप रहती है, लेकिन वीएसआई जैसी प्रतिष्ठित संस्था को टारगेट किया जा रहा है। ये बीजेपी की राजनीति के निम्न स्तर को दर्शाता है। पुणे का बारामती पवार परिवार का राजनीतिक गढ़ है, जबकि ठाणे डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना का घरेलू मैदान। एनसीपी एसपी का आरोप है कि सत्ता में आने के बाद से ही बीजेपी और उसके सहयोगी विपक्षी नेताओं की संस्थाओं को कमजोर करने की रणनीति अपनाते रहे हैं। शुगर कमिश्नर कोल्टे ने ये जानकारी दी कि कमेटी का गठन जल्द पूरा हो गया है और जांच जो है वो पारदर्शी तरीके से होगी। लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि ये कदम शरद पवार की साख को ठेस पहुंचाने की कोशिश है। महाराष्ट्र में सहकारिता क्षेत्र लंबे वक्त से राजनीतिक प्रभाव का केंद्र रहा है। पवार परिवार का चीनी सहकारिता पर कहें कि मजबूत पकड़ है और बारामती में कई मिलें उनके समर्थकों के कंट्रोल में है। फिलहाल वीएसआई का मामला महाराष्ट्र की राजनीति में नया तूफान लेकर आया है। शरद पवार के खिलाफ जिस तरह से जांच और छापेमारी का आदेश दिया गया है, उसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी बवाल भी मच गया है। आपको बता दें कि शरद पवार के खिलाफ ये अपनी तरह का पहला मामला है जब उनकी किसी संस्था के खिलाफ जांच की जा रही है। और आपको ये भी बता दें कि 1 नवंबर को विपक्ष की तरफ से एक महारैली होनी है जो चुनाव आयोग के खिलाफ है और फर्जी वोटरों के खिलाफ है। और ऐसे वक्त में अगर उनकी कंपनियों पर छापेमारी की जा रही है तो इसे सरकार की प्रतिशोध की राजनीति बताया जा रहा है। जबकि फडणवीस सरकार की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि जो आदेश दिया गया है वो किसी शिकायत पर नहीं है, सिर्फ एक रूटीन वर्क है। लेकिन इसके साथ ही सीएम फडणवीस ने कहा है कि अगर शिकायत मिलती है तो शरद पवार की दूसरी कंपनियों की भी ऑडिट जांच की जाएगी और जब भी अगर जरूरत पड़ी छापेमारी की तो छापेमारी भी की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। निकाय चुनावों के ऐलान से पहले उद्धव की शिवसेना ने अपनी ही पार्टी के नेताओं की मुश्किलें बढ़ा दी हैं
उद्धव ठाकरे की पार्टी बीएमसी चुनाव के अंतर्गत आने वाले वार्ड्स में उन पार्षदों के टिकट काट सकती है जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है। महानगर पालिका चुनाव में शिवसेना ठाकरे ग्रुप में नए चेहरों को उम्मीदवार के लिए तरजीह दी जाएगी, जबकि 60 साल से ज्यादा उम्र के पुराने कॉर्पोरेटर्स को इस बार उम्मीदवारी नहीं दी जाएगी। इससे उद्धव की शिवसेना में भारी उथल पुथल मची है या कहें कि भगदड़ मच गई है। अगर सीनियर पार्षद नाराज हुए तो वो अलग राह चुन सकते हैं। कुछ ने अपने इस्तीफे पार्टी नेतृत्व को सौंप दिए हैं। साथ ही इन सीनियर नेताओं ने उद्धव को धमकी भी दे दी है, जिससे उनकी मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। वैसे अगर उद्धव सीनियर नेताओं का टिकट काटते हैं तो ठाकरे पार्टी बीएमसी चुनावों में कम से कम 70% नए चेहरों को उम्मीदवार बनाएगी। माना यह जा रहा है कि इस रणनीति के तहत राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और ठाकरे की शिवसेना एक रणनीति बना रही है। खबरों के मुताबिक वार्ड के उम्मीदवार तय करते वक्त उनके अनुभव, पार्टी में उनके योगदान को ध्यान में रखते हुए उनकी राय भी ली जाएगी। इससे नई पीढ़ी को मौका मिलेगा और पार्टी में युवा नेतृत्व की भागीदारी बढ़ेगी। हालांकि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने अभी तक अपने गठबंधन की घोषणा नहीं की है, लेकिन दोनों पार्टियों के नेताओं ने ज्वाइंट बैठकें जरूर की हैं, जिसमें हर वार्ड में दोनों पार्टियों की ताकत और प्रभाव के देखते हुए सीट शेयरिंग पर विचार किया गया है। 2017 के नगर निगम चुनाव में शिवसेना ने 84 सीटें जीती थी। हालांकि उसके कई पुराने पार्षद अब शिंदे की शिवसेना में शामिल हो चुके हैं, इसलिए उनकी जगह नए चेहरों को मैदान में उतारा जा सकता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात एकनाथ शिंदे की। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर पलटवार किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि उद्धव खुद ही एक बड़ा एनाकोंडा है जो मुंबई की तिजोरी पर कब्जा करके बैठा है। दरअसल उद्धव ने अमित शाह को एनाकोंडा बताया था, जिस पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई, जिस पर एकनाथ शिंदे ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा, कल अमित शाह जी आए थे और गहरे समुद्र में मछलियां पकड़ने के लिए मछुआरों को 2 नौकाएं दी। ऐसी कई नौकाएं केंद्र सरकार के जरिए दी जाएंगी। कल प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं। वो उद्धव ठाकरे एनाकोंडा के बारे में बात करते हैं। वो खुद ही एनाकोंडा है जो मुंबई की तिजोरी को लपेट कर बैठे हैं। एनाकोंडा की विशेषता यह है कि उसका पेट नहीं भरता। ये मुंबई की तिजोरी को निगल गए, मुंबई निगल गए, भूखंड निगल गए, मरीज की खिचड़ी निगल गए, डेड बॉडी बैग में पैसे खाए, डामर में पैसे खाए, यहाँ पर मीठी नदी का कचरा भी निगल गए। इनका पेट ही नहीं भरता, ऐसा है ये एनाकोंडा। उन्होंने आगे कहा भी मुंबई का चुनाव है, चुनाव के बीच उनकी घिसी पिटी कैसेट चलती है और ये उसी का पार्ट है। मुंबई के लोग बहुत ही समझदार हैं। पिछले 20 से 25 सालों में जो हालात बनकर रखे हैं, जब मैं मुख्यमंत्री बना, महायुति सरकार बनी, तब कंक्रीट की सड़कें बनी, सौंदर्यीकरण हुआ, मेट्रो का काम हुआ और जिसे बाद में रोका भी गया था वो शुरू हुआ। लोग जानते हैं कि विकास करने वाले कौन हैं और मुंबई को निगलने वाले कौन हैं, मुंबई को सोने का अंडा देने वाली मुर्गी समझने वाले कौन हैं। उन्होंने कहा कि सभी चुनावों में महायुति जीतने वाली है। विपक्ष सिर्फ सरकार स्थगित सरकार है और हमारी सरकार प्रगति की सरकार है। हमने 2.5 साल में 3 सालों में जो काम किया है वो सभी के सामने है। विपक्ष अपनी हार जब उसे पता चलती है, जो हम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और वो अपनी हार की तैयारी कर रहे हैं। खबरों में अब बात करेंगे संजय निरुपम के बड़े बयान की। संजय निरुपम ने संजय राउत पर तीखा हमला बोला, या कहें कि संजय निरुपम ने संजय राउत को बड़ी गाली दी है। निरुपम ने कहा कि राउत जैसे लोगों की वजह से पार्टी का अस्तित्व खत्म हो गया है। उनके इस बयान ने महाराष्ट्र की राजनीतिक गर्माहट को और बढ़ा दिया है। संजय निरुपम ने सीधे सीधे संजय राउत को निशाने पर लेते हुए कहा कि संजय राउत एक डैश इंसान है, यानी उन्होंने वहां पर गाली दी है, उस गाली का हम जिक्र नहीं कर सकते। ऐसे इंसान की वजह से पार्टी का अस्तित्व खत्म हुआ है। वो महाराष्ट्र के सबसे नापसंद किए जाने वाले नेता। उनके इस बयान ने राजनीतिक मर्यादाओं पर भी बहस छेड़ दी है। महाराष्ट्र की सियासत अब सिर्फ विचारों की नहीं बल्कि अपशब्दों की जंग में भी तब्दील होती जा रही है। संजय निरुपम ने सीधे सीधे मीडिया के सामने संजय राउत को जो गाली दी है, उससे माहौल काफी गर्मा गया है। अब संजय राउत की तरफ से कहा गया है कि वो संजय निरुपम के खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे, यानी उनके खिलाफ सीधे तौर पर वो अदालत जाने की धमकी दे रहे हैं। वैसे ये कोई पहला मामला नहीं है जब नेताओं ने एक दूसरे को गालियां दी हों, लेकिन अपने आप ऑन कैमरा रिकॉर्ड जब ये इस तरह की गालियां दी जाती हैं तो अपने आप में ये पता चलता है कि महाराष्ट्र की राजनीति का स्तर कहां तक गिरता जा रहा है। और खबरों के आखिर में बात किसानों के आंदोलन की। महाराष्ट्र के नागपुर में किसानों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। प्रहार जनशक्ति पार्टी के प्रमुख और पूर्व विधायक ओम प्रकाश कंडू उर्फ बच्चू कंडू के नेतृत्व में करीब 15,000 किसानों ने नागपुर में NH-44 पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए हाईवे को जाम कर दिया। ये किसान कर्ज माफी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बच्चू कंडू के साथ आए इन हजारों किसानों ने नागपुर की तरफ जाने वाले हाईवे पर रात से ही कब्जा जमा लिया था।
किसानों के इस विरोध प्रदर्शन के चलते हजारों वाहन NH-24 पर फंस गए। कई बसें जो थी वो सड़क किनारे खड़ी रहीं। कई यात्रियों को पैदल नागपुर की तरफ जाना पड़ा। वहीं बच्चू कंडू का कहना है कि अगर सरकार किसान कर्ज माफी की उनकी मांगों को नहीं मानती है तो 12 बजे नागपुर के सभी रेलवे स्टेशनों पर भी ट्रेनें रोक दी जाएंगी। 7/12 कोरा करो, मतलब हमारा कर्ज माफ करो के नारों से गूंजते हुए इस आंदोलन का नजारा दिल्ली बॉर्डर पर हुए 2020 के किसान कर्ज माफी और कृषि नीतियों में सुधार की मांग को लेकर जो आंदोलन किया गया था उसकी याद दिला दी। इधर नागपुर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के निवास के मार्च करने की कोशिश भी कर रहे थे, यानी उनके निवास, उनके घर तक जाने की भी इन किसानों ने कोशिश की। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी और सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती की गई। किसानों का आरोप है कि फडणवीस ने चुनाव के दौरान कर्ज माफी का वादा किया था, लेकिन अब तक उसे पूरा नहीं किया है। कोल्हापुर के हतन नांगले से पूर्व सांसद और शेतकारी स्वाभिमानी पक्ष के नेता राजू शेट्टी ने भी आंदोलन का समर्थन करते हुए डिप्टी सीएम अजीत पवार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब फडणवीस ने कर्ज माफी की घोषणा की थी तब अजीत पवार क्या कर रहे थे। अब वो कहते हैं कि राज्य की आर्थिक हालत ठीक नहीं है, फिर उस समय फंड कहां से आया था। आपको बता दें कि किसानों ने जिस तरह से ये आंदोलन किया और हाईवे को जाम किया, उसके पीछे विपक्ष की बड़ी साजिश बताई जा रही है। जिस तरह से दिल्ली में किसानों का आंदोलन हुआ, लेकिन उसकी सच्चाई क्या थी, क्योंकि वो किसान थे ही नहीं, बड़े साहूकार थे जिन्होंने दिल्ली के बॉर्डर्स को जाम कर दिया था। अब इसी तरह का नागपुर में भी प्रदर्शन देखने को मिला, जहां पर कई राजनीतिक हस्तियां इस पूरे आंदोलन को हवा दे रही हैं, जबकि फडणवीस की सरकार की तरफ से ही बाढ़ ग्रसित किसानों के लिए एक बड़े राहत पैकेज का ऐलान पहले ही किया जा चुका है, जिसका प्रोसेस जो प्रक्रिया है उसे अपनाया जा रहा है। कई किसानों के खातों में पैसे जा चुके हैं और जो दूसरी किश्त है वो भी जल्द किसानों के खातों में जाने वाली है। लेकिन उससे पहले ही, क्योंकि जब भी महाराष्ट्र में चुनाव आते हैं, अब नगर निकाय चुनाव होने हैं, BMC चुनाव होने हैं, उससे पहले किसानों को भड़काया जा रहा है और इस तरह के आंदोलन महाराष्ट्र में देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।